एक्चुअली एक चीज होती है ना सर, ये क्लास 11 थोड़ी लेट स्टार्ट होती है ना, मतलब मन में तो बड़ा लेट स्टार्ट होती है और जल्दी खत्म होती है। हाँ, तो लेवल 1 लेवल 2 करके ऐसा करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो मल्टीपल बुक्स, लेकिन पढ़ने के लिए ना इतनी सारी चीजें रखना है, थोड़ा सा बायो इंग्लिश भी इनका है, मैथ्स भी है, बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे बच्चे ने प्रोजेक्टाइल मोशन लिया, हाँ मतलब कुल मिलाकर ये भाई एक सीधी सिंपल सी बात मैं बोलूंगा, तो क्लास 11 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं भाई सबके लिए बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात लेकर के आए हम लोग एंड डिस्कस करने जा रहे हैं हम कुछ ऐसे कॉमन से पॉइंट्स जो है ना क्लास 11 वाले स्टूडेंट्स को आमतौर पे होती है। हाँ मतलब भैया ऐसा है, तुम यदि 11th क्लास में हो तो ये सुन के जाना बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। चलिए तो बढ़िया से एक पंचायती है ये, और इस पंचायती में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि भाई एक्चुअली क्लास 11 का जो बच्चा है वो कंफ्यूज है या फिर वो स्टार्ट नहीं कर पा रहा है, हाँ मतलब या फिर वो ज्यादा सोच रहा है। हाँ मतलब कहने का मतलब सर, वो जो बच्चा है वो दिन भर पढ़ाई में है, अच्छा। फिर भी वो पढ़ाई में नहीं है, वो पढ़ाई इनिशिएट नहीं कर पा रहा है, और कुछ दिनों बाद उसकी या एक महीने बाद का अभी उसकी जो हाफ ईयर थी है वो उसके आने वाली है। वैसे भी स्कूल वाले तो डराना शुरू कर चुके हैं भैया हाँ। कि एग्जाम डेट आ गया तुम्हारा है ना, हाफ ईयरली का। और एक्चुअली एक और चीज होती है ना सर, ये क्लास 11 थोड़ी लेट स्टार्ट होती है ना, मतलब मन में तो बड़ा लेट स्टार्ट होती है और जल्दी खत्म होती है। हाँ, वो जनवरी एंड में ही खत्म हो जाती है और सिलेबस ज्यादा होता है। सिलेबस यदि 10th क्लास से कंपेयर करें, अभी ये कंफ्यूजन का पार्ट है बच्चे का। अच्छा। 10th से यदि कंपेयर करें इसका तो सिलेबस 19-20 नहीं है, 19 और 20,000 का डिफरेंस है। मैं तो कहता हूं 19 और 20 लाख का डिफरेंस है, और 19 और 20,000 का डिफरेंस पता है और 12th वाली लगता है, 12th में कम हो जाता है ना, 12th में कम होता है और ड्यूरेशन भी ज्यादा मिलेगा एंड प्रेशर भी एक एक्स्ट्रा होता है कि बोर्ड में। एक्चुअली सर 11th पढ़ते पढ़ते ना फिर वो जो ब्रेन है ना वो उस टाइप के कॉन्सेप्ट्स, सिलेबस, हाइट ऑफ सिलेबस उनका हैबिचुअल हो जाता है, 10th इजी लगने लगती है कंपैरेटिवली। मतलब उसको आप थोड़ा समझ में आने लगता है कि यार बायो के डायग्राम्स जो होंगे उसमें सबको एक्सप्लेन अच्छे से करना होगा, डायग्राम भी बनाना होगा, एक्सप्लेनेशन। हाँ। और 10th तक में सर उसको ये लगता था अच्छा सिर्फ डायग्राम बनाना है कि एक्सप्लेनेशन करना है। हाँ अलग मतलब अलग सर एक क्वेश्चन याद आता है कि डिफाइन कोई एक सिस्टम आपसे पूछ लिया उन्होंने, सर्कुलेटरी सिस्टम यदि पूछ लिया तो इधर डायग्राम होगा या तो एक्सप्लेनेशन होगा। अब 11th क्लास में जनरली ऐसा होता है कि डायग्राम भी याद रखना है दिमाग में, थ्योरी भी याद रखनी है, और उसमें से कोई एक क्वेश्चन आएगा जस्ट फॉर द 1 मार्क। अच्छा तो ये चीज होती है। ये एक बढ़िया हाँ। चीज थी ना, सबको बायो भी आती है ना, तो एग्जांपल बायो वाले आते हैं, मेरे को नहीं आती तो बात से बायो से काम चल। प्रोजेक्टाइल मोशन का भी कोई एग्जांपल ले सकता था सर, कोई बड़ी चीज नहीं है। चल तो पॉइंट से एक्चुअली आपसे डिस्कशन में यही था कि ये है क्या, मतलब ये कंफ्यूजन है, ये डर है, ये दहशत है या डिस्ट्रैक्शन है। तो सर ये डिस्ट्रैक्शन नहीं है। तो देखिए क्या है? डिस्ट्रैक्शन उस बच्चे के लिए जो पढ़ाई नहीं कर रहा, पर 11th क्लास के वो सारे स्टूडेंट्स जो दिन भर पढ़ाई में तो है पर पढ़ाई कर ही नहीं पा रहे, उनका कुछ कंप्लीट ही नहीं होगा, तो ये डिस्ट्रैक्शन नहीं है सर। ये क्या है कि बच्चा ना सेलेक्ट नहीं कर पा रहा चीजों। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, बच्चे को लगता है कि भाई 11th के बाद में मुझे JEE नीट देनी है, तो वो क्या करता है सर, ओवर रिसोर्सेज ऑप्ट कर लेता है। अब ओवर रिसोर्सेज क्या है वो एक बार समझना पड़ेगा। जैसे हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो वो या फिजिक्स की, तो वो एक बुक भी पूरी नहीं करता और 4-5 बुक्स रख लेता है। अब उसके लिए क्या करता है, वो YouTube पे जाता है, सर्च करता है बेस्ट 5 बुक्स फॉर केमिस्ट्री। अब ये स्टेटमेंट ही गलत है सर, आप बेस्ट 5 बुक्स को कभी खत्म कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि हर आपके सब्जेक्ट का जो सिलेबस है बच्चे वो बहुत ज्यादा है। अच्छा इसके लिए तो हमारे लेक्चर चलते हैं सर। हाँ। मतलब देखो एक्चुअली ये बड़ी सिंपल सी बात है, हम लोग भी एक स्टूडेंट ही हैं और हम आपके लिए क्या करते हैं, तो यही फिल्ट्रेशन हम करके लाते हैं। मतलब अब फिजिक्स मुझे करानी है तो टॉप जो 5 बुक्स आप जो सर्च कर रहे हो वो टॉप 5 बुक्स देख करके वहीं से कंटेंट आपके लिए हम लोग लेकर के आते हैं, तो फिल्टर्ड है, वो फिल्टर्ड है। नोट्स के इसलिए लिए आप मेरे ख्याल से मल्टीपल बुक्स से ना पढ़े। मतलब पहली सजेशन ये बेटा, आप यदि स्टार्टअप नहीं ले पा रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो और आप मल्टीपल बुक से एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो उसमें कोई भी बुक कभी खत्म ही नहीं हो पाती है। हाँ। और बच्चे को ना हमेशा ना एक इनकम्प्लीट रहने का एक फियर रहता है, तो कॉन्फिडेंट नहीं होता। तो बेटा स्टडी मटेरियल यदि आपके पास बहुत ज्यादा है ना, तो ये सोल्यूशन नहीं है, ये प्रॉब्लम है। बिल्कुल ये प्रॉब्लम। हाँ, मतलब ये एजुकेशनल डिस्ट्रैक्शन, ये एजुकेशनल डिस्ट्रैक्शन। तो मतलब इसलिए सिंपल सी बात है भाई, बढ़िया जो नोट्स आप बना रहे हो ना, सबसे पहले तो उसको उसके ऊपर रिलाई करें और हाँ, उसके जरिए चीजें स्टार्ट करें। करेक्ट। और सर ऐसा है, अपने आप को समझाने के लिए हम खुद सबसे अच्छे टीचर होते हैं। हाँ। तो जो आप हमारे साथ रहकर अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाते हैं, अच्छा जो नहीं बनाते हैं ना बेटा ऑनलाइन के चक्कर में देखो तुम बनाना चालू कर दो, नहीं तो जो बनाते हैं नोट्स तो बनाने ही होते हैं। हाँ नोट्स बनाने होते हैं, तो यदि आपने अपने नोट्स बनाए हैं प्रॉपर्ली तो वो आपको ज्यादा हेल्प करेंगे, बजाय इसके कि आप केमिस्ट्री में ही 5 अलग अलग टाइप की रेफरेंस बुक्स ले लें, एक टेक्स्ट बुक आप ले लें। टेक्स्ट बुक तो भाई मस्ट है,
वो तो आपके पास होनी चाहिए, पर मल्टीपल एजुकेशनल रिसोर्सेज या आप मटेरियल जो है वो अवॉइड करें। ये तो पहली मतलब ऐसा है कि अगर आपको प्रैक्टिस करनी है हाँ। तो लेवल 1 लेवल 2 करके ऐसा करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो मल्टीपल बुक्स, लेकिन पढ़ने के लिए ना इतने सारी चीजें रखना है ना थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि टेक्स्ट बुक एंड टीचर Obviously, सिंपल है सर, सिंपल बस- सा बस- कॉम्बिनेशन टेक्स्ट बुक एंड टीचर। तो ये बुक वाली बात हो गई। तो बेटा हमने आपका बहुत सारा टाइम बचा दिया। बिल्कुल। अब यदि बहुत सारी मल्टीपल बुक से एक सब्जेक्ट पढ़ते हो तो उसको बंद कर दो, एक टेक्स्ट बुक रखो, टीचर रखो और एक रेफरेंस बुक रख लो, यदि टीचर जो भी सजेस्ट करते हैं आपको एज पर योर डिमांड ऑफ द सब्जेक्ट। पहली बात। तो इसके जरिए मतलब एक चीज तो हो जाएगी कि अब हमारी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। अब इससे हमारी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अब सर इसमें अब- एक और चीज आती है। अब इसमें एक और चीज आती है। अब बच्चे क्या करते हैं, देखिए 9th 10th में क्या होता था ना कि बुक में आपने जितनी चीजें पढ़ी है आप पैरा पढ़ते जाते थे और अल्टीमेटली वहीं से क्वेश्चन आता था। Obviously. ऑलमोस्ट टाइम डायरेक्ट क्वेश्चन आपके आते थे। 11th में ऐसा नहीं होता था। मतलब आपने अब फिजिक्स ले लेता हूँ, नहीं तो फिर आप बोलेंगे बायो का एग्जांपल दिया है आपने। नहीं ले सकते हैं, मतलब बायो और इंग्लिश भी इनका है, मैथ्स भी है, बिल्कुल, उसको भी बिल्कुल। अब जैसे बच्चे ने प्रोजेक्टाइल मोशन लिया तो प्रोजेक्टाइल मोशन का वो डेरिवेशन कितने भी बार कर ले, उसका वो डेफिनेशन थ्योरी कितनी भी बार पढ़ ले, बट हर बार उसका डेरिवेशन आएगा इसकी गारंटी ली। Obviously. तो अब प्रोजेक्टाइल मोशन यदि हम उठा ले तो बच्चे को लगता है कि यार अब मैंने डेरिवेशन तो कर लिया है, अब मेरा ये टॉपिक कंप्लीटेड है। बेटा आपका ये टॉपिक पढ़ने के रिस्पेक्ट में कंप्लीटेड है, एग्जाम के रिस्पेक्ट में कंप्लीटेड नहीं, बिल्कुल, दोनों बिल्कुल। अलग चीज है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि पढ़ाई अलग चीज है और एग्जाम अलग चीज है। डेफिनेटली। तो अब क्या करना मोड भी अलग है, दोनों का मोस्टली अलग है। पूछने का तरीका अलग है। बिल्कुल। तो अब आपको क्या करना है, जब आपने एक बार डेरिवेशन कंप्लीट कर लिया तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उस टॉपिक से कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सिर्फ डेरिवेशन तो आने वाला है नहीं, तो वहां पर आपसे न्यूमेरिकल भी आएगा और कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आएंगे। तो अब जब आपने एक बार पढ़ लिया है तो आप क्वेश्चंस लगाएं। सर मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे हमारे जो बच्चे होते हैं ना वो एक ही टॉपिक को ना रिवीजन के नाम पे मल्टीपल टाइम्स पढ़ते रहते हैं और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते और एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो आप ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई करते जाएं, आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। हाँ, मतलब कुल मिलाजुला कर के ये है कि भाई एक सीधी सिंपल सी बात मैं बोलूंगा, तो जो कॉन्सेप्ट हम समझते हैं वो हम हमारे तरफ से समझ को लेते हैं, हमें ये लगता है कि हम समझ गए। एक्चुअली वो अब गलतफहमी है सर। वही मैं कहना चाहूँ, अब रियलिटी में वैसा ही होता है, ये तो तब पता चलेगा जब क्वेश्चन करते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन करना बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे और क्वेश्चंस में ना सर जो अभी सीबीएसई के पैटर्न की अगर स्पेसिफिकली बात कर ले तो वो कह रहे हैं कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, मतलब सीधी सिंपल सी बात जो आपके अंदर एबिलिटी डेवलप हुई है हाँ। उस एबिलिटी पर क्वेश्चन, मतलब आपको इसके लिए नहीं पढ़ाया जाता कि आप रट लो डेरिवेशन सॉल्व एक्चुअली करो। क्वेश्चन आपकी थिंकिंग एबिलिटी, बच्चों सुनो, क्वेश्चन थिंकिंग एबिलिटी पर आएगा, नॉलेज पर नहीं आता है लेवल का क्वेश्चन, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब अल्टीमेटली है ना कि ये जो पढ़ा रहे हैं ना जो डेरिवेशन ये सारी चीज, ये आप सिर्फ आपके आईक्यू बढ़ाने के लिए है ताकि आपकी जो एबिलिटी है वो बढ़े। तो मतलब सेकेंडरी एक और चीज क्लियर हो गई आई थिंक कि भैया सर हमने इनको स्टार्टअप करवा दिया, बिल्कुल। हमने इनको इनका करना वो कैसे, वो करना कैसे वो करवा दिया, वो बिल्कुल। ठीक है। अब तीसरी वाली पर कोई चीज है दोस्तों। अब तीसरी पॉइंट सर यही है ना कि अब होता क्या है कि भाई एग्जाम के टाइम पे हमारे पास कंटेंट का मतलब पिछली क्लासेस कंपैरिजन में ज्यादा है, तो अब एट अ टाइम हम रिवीजन नहीं कर पाते। अब रिवीजन नहीं कर पाते तो फिर से वही जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वाली बात है वो आती है। एंड फिर जब एग्जाम में अपीयर करने के लिए मतलब क्वेश्चन जब आते हैं, जब अपीयर होते हैं एग्जाम में, तब वहां पर जाकर क्या दिक्कत आती है कि मतलब रिकॉल करने के लिए। हाँ, तो इस समस्या का क्या है सर देखिए इसका भैया सबसे पहले तो इसका सर सिंपल है, वन शॉट देख लो तो वो हमारे। अच्छा ये भी है, ये भी वन शॉट के बारे में एक चीज बताता हूँ बेटा। सर कुछ बच्चे होते हैं ना, सिर्फ अल्ट्रा प्रो मैक्स नहीं है, मतलब उससे भी ऊपर है। दे आर लाइक कि कौन टॉपिक वाइज वीडियो देखे या टॉपिक वाली क्लासेस देखे, सीधे 2 घंटे वन शॉट पढ़ेंगे और चैप्टर हो जाएगा। तो देखो आपकी नादानी के हिसाब से तो सही है, बट एग्जाम के रिस्पेक्ट में बिल्कुल भी सही नहीं है। वन शॉट आपको तभी समझ में आएगा जब आपके सारे टॉपिक्स एक बार आपने प्रैक्टिस करके कवर किए हुए। अच्छा, इसके एक छोटा सा अपडेट भी देता हूं मैं कि वन शॉट की एक सीरीज भी आ रही है ना, हाफ ईयरली के रिस्पेक्ट में भी एक सीरीज आ रही है जो YouTube पे आ रही है, एंड एक हमारे एप्लीकेशन पे भी वन शॉट रिवीजन की पूरी सीरीज है। तो इन दोनों के लिंक्स इनके लिए पेस्ट कर देते हैं कि भाई इन दोनों के लिंक्स आपको है ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स टेक्निकल डिपार्टमेंट नीचे पेस्ट कर दो, ठीक है ना। तो बेटा आपको वहां पर मिल जाएगी और वहां से आपको एक बेनिफिट हो जाने वाला है कि भैया अगर पुराने नहीं स्क्रॉल कर पा रहे तो नए वाले आ जाओ। अभी हम लाइव कराने वाले हैं आपके ये पूरे ही है ना पूरे सेशन को, राइट। एंड पुराने जो मतलब ऑलरेडी पुराने कुछ होता नहीं है ना, अल्टीमेटली साइंस में तो कुछ पुराना नहीं होता, मैथमेटिक्स साइंस में पुराना होता ही नहीं है सर, जो भी होता है वो नया होता है। तो मतलब कुछ नहीं है, वो सारे लिंक्स भी आपको इजीली मिल जाएंगे, तो वहां से करके अभी तो सर मेरे ख्याल से वो 3 चीजें जिसमें बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, स्टार्टअप नहीं ले पाता है, वो हमने उनको बता दिया। बिल्कुल। चौथी चीज है
चौथी ये चीज है कि अब बच्चे के लिए ना मुश्किल होता है जब एग्जाम आती है कि क्वेश्चंस कैसे सेलेक्ट करें। अब भाई कहीं पर यदि 1500-2000 क्वेश्चन पूरी बुक में होंगे, एक चैप्टर के यदि सारे जो इन लोगों ने ढेर सारे स्टडी मटेरियल ले रखे हैं, हाँ, तो उसमें वो दोस्तों वाले भी डीपीपी ले हाँ, लो, उसकी फोटोकॉपी करना। मतलब इनको कभी पता चला कि ये किसी अपने रिलेटिव के घर गए, अब इनके भैया 11th पास हो चुके हैं, 12th पास हो चुके हैं, अब उनकी कोई बुक है किसी और पब्लिकेशन की, वो भी ला लिया इन्होंने। हाँ। तो कर तो अच्छी बात रहे। बुआ ने कही थी ना कि भैया अच्छा किया था, हाँ, तो भी ट्रेड। करेक्ट करेक्ट। तो अब वहां से तुम क्वेश्चंस को यदि फिल्टर कर सेलेक्ट करोगे ना बेटा, आपका टाइम बर्बाद। ये टीचर को थोड़ा बेहतर तरीके से आता है, हाँ। ठीक है, ये टीचर को थोड़ा सा Already कर एक्सपर्टीज लेवल पे आता है, उन्होंने करवा रखा है। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि जो हम मतलब आपके जो भी टीचर्स स्कूल वाले भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाते हैं ना, वो जरूर आप करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी आपको करवाते हैं वो आप जरूर करें। एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, इफ यू आर इन 11th क्लास, 11th क्लास सर जनरली नॉन बोर्ड होती है, तो आप ना मतलब आप कॉन्सेप्ट सीखने के बाद ना लास्ट में आपकी स्कूल फैकल्टीज जो बताते हैं ना, उस पर अग्री कर जाओ। हाँ, क्योंकि अल्टीमेटली पेपर वही देने वाले हैं। हाँ, मतलब भाई सीधी सी बात है। फॉर एग्जाम्पल अब मोल फ्रैक्शन है सर, अब मोल फ्रैक्शन को एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं और काई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ। तो तुमको वहां पर हीरोबंदी नहीं दिखानी है कि कोचिंग वाले सर ने तो ऐसा बताया था। नहीं, स्कूल में यदि वो मोल फ्रैक्शन एक्स से है तो आप एक्स फॉलो करो, काई से तो काई फॉलो, दैट्स। तो कुल मिला के बात बस इतनी सी बेटा कि ये है नॉन बोर्ड। नॉन बोर्ड में जो है ना, आप एक थोड़ी सी और दिक्कत करते हैं ना, एक और बड़ी समस्या है, बहुत जल्दी में खत्म करेंगे। हाँ, तो एक और बड़ी समस्या है, वो समस्या बताइए। वो समस्या ये है सर जी कि ये तो बोर्ड है नहीं, हाँ। तो यार करना थोड़ा सा ऐसा है सर, चलने दो। बोर्ड देकर आए हैं, खूब मेहनत कर ली, सारा रिलैक्स। अच्छे रिजल्ट भी आए थे 10th में, हाँ। और जिससे साइंस मिला है, और ये हाफ ईयरली तो है, तो इसके लिए क्या करें? मतलब ये क्या है, ये फॉलो करना चाहिए इसको या फिर? सर देखिए, फिर वही बात कि बच्चे की सबसे बड़ी नादानी यही कि उसको लगने लगता है कि वो समझदार बन चुका है। अच्छा। बेटा ऐसा कुछ नहीं है, ये आपकी ऐसा नहीं कि 11th के रिस्पेक्ट में, 12th के रिस्पेक्ट में भी आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम है, तो यू नीड टू बी फोकस्ड फॉर योर एग्जामिनेशंस। तो आपको अल्टीमेटली क्लास 11th ही सब कुछ है। मैं फिजिक्स के लिए तो मैं सीधे सिंपल कह सकता हूँ कि 11th ही जो है सब है, 12th कुछ नहीं है। अगर 11th स्मूथली चला गया तो 12th जाएगा ही। और ये भी सोच रहे होंगे कि भैया ये वाला जोक तो हमने बहुत पहले पढ़ रखा है कि 10th कर लो बेटा, अब आगे कुछ नहीं है, नहीं, फिर इसके बाद शुरू हो जाती है, फिर इसके बाद। लेकिन जैसे तो अभी स्टार्ट हुआ। हाँ, ये ऐसा इसलिए है ना, वो जोक्स है, छोड़ दो उसको। रियलिटी तो यही है ना कि क्लास 11th में ना आपका जो IQ डेवलप होता है ना, वो 12th को इजी बनाता है। ऐसा नहीं है कि आगे कुछ नहीं है, आगे बहुत कुछ है, बहुत ज्यादा ही कुछ है इनफैक्ट। मतलब अगर उसको चाहते हो ना कि वो टफ टिपिकल ना हो, मतलब आपके लिए कोई हेक्टिक ना बने, तो उसके लिए ना आपको प्रिपरेशन हाई रखना होता है। अगर आपका प्रिपरेशन हाई हो गया ना, तो उस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है कि ये कर लो, इसके बाद कुछ नहीं है। चलिए, तो सर अब बच्चों की तैयारी भी करनी है, उनको फोकस भी होना है, उनको इनिशिएट भी करना है। तो इसके बाद भी यदि कोई पॉइंट छूट गया होगा तो कमेंट सेक्शन में जाओ, वहां पर आप लिखो आपका जो भी जेन्युइन कंसर्न होगा, हम फिर से हाजिर करेंगे, है ना। तो भैया ऐसी ही पंचायती चलती रहेगी, है ना, हमारी पंचायती खत्म होने वाली है नहीं। तो भैया ये पंचायती चलती रहेगी, और पंचायती के हिस्सा बनने के लिए ना वीडियो को जल्दी से अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो, और फटाफट से एक बार बता दो कि अभी वाला इतना सा प्रॉब्लम जो था वो सॉर्ट आउट हो गई है। अगर हेल्पफुल है तो फटाफट से एक थम्स अप दे दो, और मिलते हैं सेशन नेक्स्ट सेशन। Thank थैंक you. यू, बाय बाय। Unacademy. Let's crack it.